हाँ सर मुझे ना इस फॉर्म पे साइन करवाना है। किस स्कॉलरशिप पे? कौन सी स्कॉलरशिप पे साइन करवा रहे हो भाई? मतलब एनएसपी का फॉर्म भरा था तो ये प्रिंट दिया उन्होंने निकाल के। बोनीफाइड certify the good shares and daughter of share date of the season chosen to हम फरीदाबाद हाँ तो कर फिर इसी पे फिर रिसिप्ट ऐसे मिली आपको? हाँ वो ऐसे प्रिंट करवाया था ओके नॉलेज नहीं था। तो ऐसा करो यहाँ पे ऑफिस में यहाँ पे उसकी सर मैंने बोला तो वो कह रहे पहले साइन करवा के लाओ गौरव सर की क्योंकि स्कॉलरशिप को वही देख रहे हैं फिर मैं गौरव सर के करूँगा। थोड़ा ना होंगे, प्रीति मैडम आई होंगी, प्रीति मैडम से करवाओ बोनीफाइड स्टूडेंट। प्रीति मैम हाँ एचओडी वही है ना, भी कहाँ मिलेंगे? स्टाफ रूम में चेक करो या वहाँ स्टाफ रूम में कोई टीचर्स होंगी या कॉमर्स की जो टीचर्स जो पढ़ाती है ना उनसे पूछो प्रीति मैम कहाँ है, क्योंकि बोनीफाइड स्टूडेंट का वही करेंगे सिग्नेचर। ठीक है ना? हाँ जी मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना? हाँ एचओडी वही है, वही करेंगे। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आवाज नहीं आ रही क्या? गुड आफ्टरनून सर। आ रही है सर। आ रही है, चलो अच्छी बात है, आ रही है तो स्कॉलरशिप आई किसी बच्चे की? सर यस बैंक सर में गए मेरी थे, आ उनका गई। सिस्टम खराब था। सर मेरी पता आ ही गई। नहीं लगा। अरे तुम्हें तरीका बताया तो है मैंने स्कॉलरशिप चेक करने का। अकाउंट में अपने आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है और तुम अब बैंक में जाके अकाउंट में चेक करोगे? अपने मोबाइल वगैरह में पेटीएम वगैरह यूज करते हो या मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग इतने तेरी प्रोसीजर। डेट ऑफ बर्थ गलत बता रही है। हाँ जी, ये डेट ऑफ बर्थ कहाँ से आ गई भाई? सॉरी वो ना लड़की को पूछ रही थी उससे बता रही थी। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मैंने बताया है कि भाई आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा, ठीक है, जो आपका, ठीक है, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो यूजर नेम है आपका, ठीक है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड है। अगर किसी का इससे ओपन नहीं होता है पासवर्ड, क्योंकि कई बच्चों ने फॉरगेट पासवर्ड करके नए पासवर्ड भी बनाए थे, तो वो अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी का ओपन नहीं हो रहा तो वो मुझे बता देना, वो आपको मिल जाएंगे पासवर्ड जो है। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपने चेक कर लेना अराउंड आपकी कितने गए होंगे। आपका फाइनल ईयर का है ना, तो और दो सर मेरे महीने आगे मैं बताऊं। कौन है सेकंड ईयर काजल वाले? हाँ जी, नाम क्या है, क्या नाम है जी आपका? काजल। काजल, शायद तुमने तो अभी बता दिया था ना, व्हाट्सएप पे बताया था तुमने। हाँ जी। हाँ वो स्टेटस जो आपने भेजा हुआ है वो काजल चौधरी, आपने यस लिखा हुआ है ना वो। यस सर आगे। हाँ हाँ, तो आपके कितने आए हैं आपके काजल सेकंड ईयर वाले? 2520 रुपीज। हाँ जी, 2520 रुपये, ओके, तो ठीक जी है। सर। 2520 रुपये काजल के आ गए हैं, और भी किसी के आए हैं 2520 रुपये, किसी ने चेक किए हो तो? नहीं सर। नहीं आए, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैंने बताया ना, जिन बच्चों का वहां पे वो जो स्टेटस है अगर रिजेक्टेड आ रहा है ना, रिजेक्टेड तो मैंने रिजेक्ट किए होंगे, तो वो उनके तो सवाल ही नहीं है पैसे आ जाएं। जिन बच्चों का वहां पे आ रहा है ना कि भाई स्कॉलरशिप डिस्पर्स्ड में, या तो वॉल क्लॉक बनी हुई आ रही है, यस लिखा हुआ आ रहा है या ओके लिखा हुआ आ रहा है, तो वो तो उनके तो अकाउंट में जा चुके हैं। और अगर किसी के जो है उनका रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो वो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है, हाँ जी, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे आपके बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे क्या बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अब हम पढ़ेंगे वो है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड कम्युनिकेशन की, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि भाई आपका, जब हम बात करते हैं उन दोनों इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का, कि भाई आप देखो कि भाई बिना इंफॉर्मेशन के, बिना आपकी इंफॉर्मेशन के कोई भी मैनेजर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा लेवल हो, ठीक है, कि भाई कोई अगर छोटा जो आपका छोटा बिजनेस कर रहा है, स्मॉल बिजनेस कर रहा है या माइक्रो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका डील कर रही है, उन दोनों के लिए ही इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि छोटी आपकी किसी कंपनी के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन और डेटा में अंतर है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा आपका क्या है कि भाई आपने कुछ जाके प्राइमरी डेटा से, या आपका वो रो डेटा होता है, ठीक है, कोई भी आपने जानकारी इकट्ठा की, ठीक है, लोगों से कुछ पूछे, सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चन के जरिए या वैसी कुछ जानकारी हासिल की आपने, ठीक है, उस जानकारी को आपके लिए, वो जो जानकारी है वो अभी क्या है, रो डेटा है। आप उस जानकारी को, उसको ऑर्गेनाइज करके, क्लासिफाई करके, उसको सही तरीके से अरेंज करके, उसमें से आप क्या चीज निकालते हो जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो, या आपको जो आपके डेटा वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, वो जाके बनती है आपकी इंफॉर्मेशन। कि भाई डेटा तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन हमें उसमें से जो चाहिए वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है। डेटा तो बहुत सारा है, सारे संसार में इतनी सारी बुक्स हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो रेलेवेंट है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आपका इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन आपका क्या है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि भाई आपके पास अगर यूजफुल, रेलेवेंट, रिलायबल, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, एक और यूजफुल, रिलायबल और रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए, तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकता है। ठीक है, कि भाई आपके लिए वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिले वो आपका यूजफुल भी हो, कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई आपका जो दूसरा जो कंपटीटर है वो क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, कोई भी स्ट्रेटेजी, कि भाई आपका वो प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, या उसके वो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी और वो आपको मिल गई। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपको बताता है कि भाई ये आपका जो कंपटीटर है वो ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये सही जानकारी देगा, तो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब आपको होना चाहिए कि भाई आपको वो इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स आपको देखना है, कि भाई ये जो सोर्स हमारे पास आया है ये क्या रिलायबल सोर्स है या नहीं, कि भाई इस सोर्स के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, कि भाई हो सकता है ये कोई और गलत इंफॉर्मेशन हमें दे जाए जिससे हमारा पूरा बिजनेस का जो डिसीजन है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे जो पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, या जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल हो, वो रिलायबल हो और रेलेवेंट हो। रेलेवेंट भी क्या मतलब है यहाँ पे, कि भी हो सकता है जो इंफॉर्मेशन आई हो वो बहुत काम की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रखती। हो सकता है किसी और जो बिजनेस सेक्टर है, कोई और जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो। ठीक है, अब मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका जो मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये जो कोई बहुत बड़े शोरूम वगैरह हैं, या इस तरह से कोई इंडस्ट्री बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपकी इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, जब तक कि वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना करते हो।
ठीक है। तो लेकिन वही चीज एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए, या जो इस तरह की जो लाइसेंसिंग उसमें है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि भाई उनका उस बेसिस पर वो अपना बिजनेस डिसीजन जो है कि भाई हम इस कंट्री में हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, या इसके साथ ट्रेड करें या ना करें, उसको वो पूरा अफेक्ट करती है उस चीज को। तो एक चीज क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन आपकी यूजफुल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, और उससे भी इन सबसे चीज बड़ी क्या है कि भाई आपकी वो टाइम पे आनी चाहिए इंफॉर्मेशन। कि अगर वो जो इंफॉर्मेशन आपकी है, अगर वो आपका समय निकल जाने के बाद आपके पास मिलती है या आपको मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन की चाहे वो कितनी भी जरूरी हो, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर पहले पता चल जाता कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, ठीक है, तो भाई लॉकडाउन में लोगों को सामान बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा या सामान की कमी हो जाएगी, तो वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो उस टाइम पे नहीं बताया गया, और अब आपको वो बाद में कोई आके कहता कि यार सामान का हमें बचा लेना चाहिए था, या हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए था, या स्टॉक कर लेना चाहिए था, तो वो अब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, कोई उस चीज का रेलेवेंस, कोई उसका यूजफुलनेस अब नहीं रही। ठीक है, क्योंकि टाइम पे अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आई तो वो हमारे लिए बेकार है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब हमारा ये सारा क्या है कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन के भी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, हमारी सारी जो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी और डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट भी, दोनों की ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जब इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम किसी और कंट्री में अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस कंट्री के एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट का कैसा स्टेटस है, स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, लोगों का नजरिया क्या है, लोगों की पसंद क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, क्या वहाँ पे कस्टम्स हैं, क्या वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, कहाँ कैसा वहाँ पे रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, और ये सारी चीजें कि भाई वहाँ पे कोई वॉर सिचुएशन तो नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, इन्फ्लेशन तो नहीं है, या वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, अगर हम वहाँ पे कि भी वहाँ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन शब्द है ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम सारा अपना बिजनेस जो है वो डिपेंड कर सकते हैं। कि अगर हमारा बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें गलत मिली है तो हम उस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, तो वो सारा ही जो इंफॉर्मेशन है, जो सब कुछ है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हाँ जी, यहाँ पे आपका मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, information is a message received by collecting, organizing and analyzing data that adds to the knowledge of the person receiving it। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन तभी होगी जब जो पर्सन उस डेटा को या उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसके लिए वो कुछ रेलेवेंट हो, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करे, या उसको डिसीजन लेने में उसको कुछ फायदा करे। ठीक है, तभी वो एक इंफॉर्मेशन बनती है। वरना इन्फो जो मान लीजिए जो चीज आपको समझ में ही नहीं आया, जो आप तक सही से कन्वे ही नहीं हुआ, या जिस चीज के लिए आपका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ना आपको उस चीज पर भरोसा है, ना आपके मतलब की है, कुछ भी आपके कोई कुछ भी कह देगा तो आपको उस पर कोई आपके लिए लगता कहता है कि भाई ये तो बकवास ही कर रहा है, इसका कोई हमारे पास यूज ही नहीं है, कोई काम की बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन को होती है जो हमें इफेक्ट करे। ठीक है, या किसी को भी जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है, उसके डिसीजन को अफेक्ट करे या उसकी नॉलेज में इंक्रीज करे, वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या आते हैं, एक होती है आपकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई आपका, दूसरा होती है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, और तीसरी होती है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और चौथी होती है आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है कि बेसिकली आपका ये स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है
कि भाई हमारे गोल्स क्या क्या होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि भाई हमारा जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है। तो वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है, हमें देखनी होती हैं कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनके लिए ये स्ट्रेटेजिक जो इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, सच इंफॉर्मेशन आर नीडेड फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। High degree of experience, wisdom, and judgment are used in application. Use of such in this information is less structured. Reports of market surveys, marketing research reports, environment scanning reports. In international business, such information is needed for taking decision about country evaluation and selection. ठीक है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस कंट्री में क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर हम इस कंट्री के साथ ट्रेड करें या इसमें जाके अपना कोई सब्सिडरी यूनिट सेटअप करें। ठीक है, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने देखनी होती है कि भाई हमारा क्या स्टेटस रहेगा, क्या हम उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पता है इन्वेस्टमेंट मोड में बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कि भाई हम किस तरीके से वहां पे इन्वेस्ट करें, कि इन्वेस्टमेंट मोड में जाएं, ट्रेड मोड में जाएं, या मर्जर एक्विजिशन करें, या कोई और स्ट्रेटेजिक अलायंस करें किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन आपका क्या है, जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये ऑपरेशन से पता चल रहा है कि भाई जो कंपनी की इंटरनल ऑपरेशंस है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, या बेसिकली जो माइक्रो लेवल पे जो आपके डिसीजंस हैं कि भाई कंपनी कैसे चलेगी, रूल्स और रेगुलेशंस, या और कोई कि भाई रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ से हमारे कौन कौन हमारे सप्लायर्स होंगे। तो इस तरीके के जो माइक्रो लेवल के जो डिसीजंस होते हैं वो आपकी क्या है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या कह रहा है, सच इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर टेकिंग रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस देन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। Such information is needed for better control over the functioning of organization. The information needed for controlling business unit needs to be condensed and summarized in the form of summary reports, tables, graphs. ठीक है, this information is needed for day-to-day operational decision. Most of the operational information is generated internally or is related with micro environment of business. For example, information about the level of stock of raw material with the help of purchase manager to determine the time of placing next order with the supplier. ठीक है, इस तरह की जो इंटरनल या छोटी जो सप्लायर और आपके डीलर से रिलेटेड होती है वो इंफॉर्मेशन आपकी होती है। उसके बाद आती है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि भाई कॉन्फिडेंशियल का मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई जब हम बात करें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की तो इसके अंदर क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा सीक्रेट है, कि भाई कोई आपका हो सकता है कि भाई कोई कंपनी की को काफी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो जो जो टॉप लेवल के जो मैनेजर है उन्हीं में से कि किसी को पता हो, एक या दो लोगों को ही उस चीज की जानकारी हो, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हो, कि भाई ये अगर किसी कॉम्पिटिटर के हाथ में या और किसी के हाथ में अगर ये इंफॉर्मेशन लग गई तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग हो सकता है। ठीक है, कि वो हमारे जो मेन प्रोडक्ट हैं या आगे की लॉन्च जो प्रोडक्ट होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई सीक्रेट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ब्लूप्रिंट हो सकता है, कोई आपके डिजाइन्स हो सकते हैं, कोई और चीज हो सकती है, तो काफी सीक्रेट चीज है जो अगर लीक हो गई तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी, पब्लिक इंफॉर्मेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपका बेसिकली जो आपका आप शेयर करते हो जो कंपनी है, इंटरनेशनल या नेशनल या डोमेस्टिक कंपनी जो है वो आपकी शेयर करती है किसके साथ, आपके जो पब्लिक के साथ, जनरल पब्लिक से, हो सकता है बैलेंस शीट हो सकता है कोई पब्लिकेशन हो, कोई रिपोर्ट्स हो, या कोई और इस तरह की जो भी आपका एडवर्टीजमेंट या और आपका प्रमोशन स्ट्रेटेजी की तरह
तो जनरल पब्लिक के साथ वो शेयर करे वो इंफॉर्मेशन, जो जनरल पब्लिक को नॉलेज दे, अवेयर करे उसे क्या हमारे ये प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो जो भी आपका पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप बार बार वही चीज आपकी घूम फिर के आ जाती है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है भाई, मैनेजर्स नीड रिलायबल टाइमली एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉलोइंग एरियाज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं मार्केट पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट पोटेंशियल, कि भाई हम मान लीजिए किसी कंट्री में हम देखने जा रहे हैं, तो उस मार्केट का वहां का पोटेंशियल कितना है, साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, साइज ऑफ मार्केट कितना है, डिमांड कितनी हो सकती है हमारे प्रोडक्ट की अगर हम बनाए वहां की। ठीक है, कि भी पोटेंशियल कि भाई इतना अगर हम प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे इतनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है या नहीं। ठीक है, वहाँ का जो लोगों का एटीट्यूड है, वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, और उनका टेस्ट क्या है, ट्रेडिशन, कास्ट वगैरह, वो सारी चीजें हम एक मार्केट पोटेंशियल देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि भाई हम इस कंट्री में हमारी जो सेल है वो हो पाएगी या नहीं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कंपिटिटर्स, ठीक है, कि भाई हमारे लिए ये भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि भाई हमारे ग्लोबल लेवल पे कंपिटिटर्स कौन कौन सी कंट्रियां हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं जो ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए वो बनाती हैं। ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट या इस सेम प्रोडक्ट में हमारा डील करती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज में। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि भाई उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको भी ध्यान में हमें रखना पड़ता है, उनसे रिलेटेड भी हमें इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज है, ना सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में बल्कि फॉरेन कंट्री में जहां पे हम सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि भाई वहां की जो गवर्नमेंट है उनका क्या एटीट्यूड है एफडीआई के प्रति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फॉरेन जो दूसरी मल्टीनेशनल। ठीक है, तो वहां पे जो हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका क्या एटीट्यूड है, वहां की गवर्नमेंट क्या सोचती है कि भाई वो इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को वो प्रमोट करती है, या कोई कोटा टैरिफ पॉलिसी वगैरह तो नहीं है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, एफडीआई कितना परसेंट अलाउड किया हुआ है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपका रूल्स और रेगुलेशन, उनकी पॉलिसी क्या है, वो भी हमें उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन जानकारी लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई आपका इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, कि भाई मार्केटिंग मिक्स हमें यहाँ पे, कि भाई मार्केटिंग मिक्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं भाई मार्केटिंग मिक्स, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मार्केटिंग मिक्स कौन से होते हैं भाई। जिसमें हेलो, सर हमारे प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लेस के बारे में बताया जाता है, और प्रमोशन ये सब। हाँ जी, बेसिकली जो आपके 4 P's होते हैं वो आपके मार्केटिंग मिक्स होते हैं, कौन कौन से आपके, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस। प्लेस और प्रमोशन। ठीक है ना, ये 4 आपके होते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आपने पता करनी है। ठीक ठीक है, तो भाई क्या है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, कि भाई आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्या हम वही प्रोडक्ट जो है हम जो हम अपनी कंट्री में या एक कंट्री में हम सप्लाई कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू रखें विद डिफरेंट मॉडिफिकेशन, या हम उसकी जगह कोई नया उस उनकी मार्केट के अकॉर्डिंग, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उस कंट्री में कोई नया प्रोडक्ट हम अपना लॉन्च कर। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि भाई प्रोडक्ट हम उसमें कोई चेंजेस करके उसको उस कंट्री में लेके जाएं, जो हम दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट हम सिमिलर बेचें, या फिर हम उसको कुछ उसमें ट्विस्ट करके या उनकी मार्केट के उनके जो
कस्टमर्स हैं, जो पीपल हैं वहाँ के, जो ट्रेडिशन है वहाँ का, उनके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके उसके एडवर्टीजमेंट प्रमोशन वगैरह उस हिसाब से हम उसको सेल करें। ठीक है, तो उसके बाद आता है दूसरा इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, कि भाई हम अपने प्राइस का कैसे रखें, क्या रखें, और क्या क्या हमें प्राइस में देखना पड़ता है कि भाई हमारे उस, मान लीजिए हम दूसरी कंट्री में अगर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमें उसमें ये देखना होता है कि भाई हम इस कंट्री में हम कितना प्राइस रखें कि भाई हमारा जो कॉस्ट है वो भी सारी हम अपना बियर करें और कुछ हमारा प्रॉफिट भी, हमें प्रॉफिट मार्जिन भी बचे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने उनके देखने होते हैं कि भाई उनके टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कुछ लगाई हुई हैं, या कोई हमारा लाइसेंसिंग वगैरह की वजह से या कोई और रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो तो नहीं बढ़ गई है। तो वो सारी चीजें कंसीडर करने के बाद हमें क्या करना होता है, हम वहां पे उनको प्राइस करें कि भाई ग्लोबल लेवल पे इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है तो इसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमें ये रखना है। और प्रमोशन स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि भाई हमारे वहां के जो मार्केट है उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, कि भाई वो ओपन माइंडेड है या वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, या जैसे हमारे इंडिया में थोड़े से ट्रेडिशनल लोग हैं, यूएस में और डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा सा वहां पे उनका जो रहन सहन है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका कल्चर है, जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं, जो नाइट लाइफ या और जो उनका जिस तरह का उनका रहन सहन है, वो उस तरह के हमें वहां पे सोचना पड़ता है कि उनकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो है वो उसी हिसाब से हमें सेट करनी पड़ती है, उसी हिसाब से उनको अप्रोच करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है उन्हीं के अकॉर्डिंग कि वो उनको सूट करे। उसके बाद आते हैं हमारे प्लेस। ठीक है, कि भाई हमारा प्लेस, कि भाई क्या रखें, कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, कि भाई हम वहां तक उस प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल क्या होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, और ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी होती है कि भाई हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम शिप के थ्रू करें, बाय एयर करें, या और कोई एजेंसी हायर करें। तो इस तरीके से the global company has to take decision regarding direct export or indirect, direct marketing or indirect marketing. For taking this decision, the information about wholesalers, retailers, stockists, dealers, export management company, export broker, commission charged by them, the services offered by them is required. ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें हमें क्या है सोचकर चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। ठीक है, ये तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं, कि भाई जो हमारे कस्टमर्स हैं, मान लीजिए हम दूसरी कंट्री में भी अगर जा रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज में कस्टमर्स कैसे हैं, क्या है उनका स्टेट ऑफ माइंड, क्या उनकी प्रेफरेंस है, क्या उनका टेस्ट है, किस तरह की लाइफ जीते हैं, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनको चाहिए, नए फीचर्स चाहिए, तो उनको हर तरीके से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना, उनको टाइमली और उनको एफिशिएंटली उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक वही आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपको भेजना। ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे उनको जो प्रोडक्ट है उनको सेल करना। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट इन द होस्ट नेशन। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे लिए जो होस्ट नेशन है, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए हमारे लिए क्या होगा, हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसए हमारे लिए क्या हो गया, होस्ट नेशन हो गया। तो होस्ट नेशन का क्या उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, क्या पॉलिटिकल स्टेटस है, क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्या सोशो कल्चरल स्टेटस है, तो वो जो सारी चीजें हैं, क्या कस्टमर का माइंडसेट है, इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, और किस तरह का वहाँ पे वो इम्पोर्ट एटीट्यूड कैसा है कि भाई वो फॉरेन गुड्स को या हमारे गुड्स की डिमांड कितनी है, तो वो सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली कितना है, पॉपुलेशन साइज कितना है, अर्बन अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं,
तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें एक बार देखनी होती हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें भी वही सारे पॉइंट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो इसको आप आसानी से आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक है, यूटिलिटी में क्या आ जाता है, मैं एक बार आपको पॉइंट्स पॉइंट्स रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आ जाता है। टू डिसाइड कंट्री लोकेशन, वही जो हमने पढ़ा कि भाई हमारा इंफॉर्मेशन के लिए, किस लिए इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है, कि भाई कंट्री लोकेशन के भी चूज करना, सेलेक्ट करना किसके साथ हमारे बिजनेस करें। टू डिसाइड मोड ऑफ एंट्री, इन्वेस्टमेंट मोड में जाएं, आप कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में जाएं, या फिर आप ट्रेड मोड में एंटर करें। ठीक है, टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, यानी कि आपका कई बार क्या होता है स्टैंडर्ड और कस्टमाइजेशन। आपका कस्टमाइजेशन यहाँ पे क्या है कि भाई कई बार कोई कंट्री के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। कि भाई कस्टमाइजेशन यहाँ पे ये है कि भाई उसको, कि भाई उस कंट्री के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग या उसको क्या चाहिए उनको, उनके अकॉर्डिंग हमें उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसको उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ता है, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है टू डिजाइन प्राइस स्ट्रेटेजीज, वहां पे क्या आपके होस्ट नेशन के साइकिल कैसी चल रही है। ठीक है, रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, या कैसे क्या है, तो वो सारी चीजें हमें उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड कल्चरल वेरिएबल्स अफेक्टिंग बिजनेस, ये भी वही है कि भाई इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई वहाँ पे कल्चर और वहाँ का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, पॉलिटिकल रिस्क कैसा है वहाँ पे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, बैंकिंग, तो वो जो सारे क्रेडिट पॉलिसी, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इंफॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद टू एनालाइज कंपिटिटर स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर्स, ये भी आपका है। टू कीप बिजनेस डायनेमिक एंड इनोवेटिव, इसके लिए भी टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेसेस, to identify weaknesses of businesses, to find out the opportunities available to business, threats posed to business, to understand market conditions। तो ये सारी आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देनी थी। आपको असाइनमेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की असाइनमेंट मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। आपको असाइनमेंट में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं गर्ल्स, आवाज आ रही है। यस सर, एक मिनट बता। हाँ जी, सर पहला चैप्टर हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप। अच्छा हो चुका है, ओके। यस सर। और और सेकंड यूनिट में हो गया सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। सर आपने कल भी तो असाइनमेंट दिए थे। हाँ जी, वो तो कल, उसका था कल ना, जी, कल जो दिया था इंटरनेशनल। ना, कल जो असाइनमेंट दिया था वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का असाइनमेंट था। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका एक तो इसमें से लिख लीजिए, सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स लिख लीजिए। हेलो, यस सर, एक मिनट हाँ लिख जी, रहे सर। हाँ जी सर। बोथ द स्टूडेंट्स, सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स लिखिए। बोलूं? हाँ जी सर। हाँ जी, सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स लिखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, या एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
और सेक्शन ए वाले सेकंड क्वेश्चन लिखिए। What is the difference between यस सर, आगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ठीक है, सर डन। ओके। और शिवांगी और कौन अभी, काजल है, शिवांगी है यहाँ पे। तो ये वाली जो असाइनमेंट है आप लोग सेक्शन 1 है, ये ग्रुप में भी डाल देना, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और इसकी सबमिशन डेट शायद मैंने आपको बता दूंगा। ट्यूसडे। अब सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स लिखिए असाइनमेंट। सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स लिखिए असाइनमेंट। ओके सर। हाँ जी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग capital budgeting decisions. Explain the factors affecting capital budgeting decisions. ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और उसके बाद लिखिए आप लोग explain the methods of calculating, या मेथड्स जो हमने किए थे ना, डिफरेंट मेथड किए थे, सिर्फ उसमें जो डिस्काउंटेड वाले जो कैश फ्लो वाले हैं, या आप लिख लीजिए कौन कौन से मेथड आपने एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स, सबसे पहले लिखिए एनपीवी मेथड, ठीक है, एनपीवी मेथड, ठीक है। और सेकंड लिखिए आप पे बैक मेथड, ठीक है। और उसके बाद थर्ड लिखिए आप आईआरआर मेथड, ठीक है। एनपीवी मेथड, पेबैक मेथड और आईआरआर मेथड। अब इनमें सुनिए क्या क्या लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। एनपीवी मेथड में और पेबैक मेथड में और आपका आईआरआर मेथड में, इन तीनों में आपने क्या लिखना है, ये मेथड की जो भी आपकी डेफिनेशन दी हुई है वो लिखनी है, इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखना है आपने, फॉर्मूला, ठीक है। और इन मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो लिखनी है आपने, ठीक है। इनको ध्यान रखना कि भाई इन तीनों मेथड्स की आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, और इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ये आपने लिखनी है। सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो ये आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी असाइनमेंट के बारे में पता चल जाए। सेक्शन ए और सेक्शन बी सेपरेटली, ठीक है। सेक्शन ए और बी दोनों के लिए अलग अलग मैंने 2-2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, वो अपने असाइनमेंट इनको शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स देख सकें, ठीक है। और इस असाइनमेंट को आपको पता ही है कहाँ पे शेयर करना है आपको, ठीक है। आपने असाइनमेंट शेयर करनी, मैं आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ मेल आईडी, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डॉट FBD GCW FBD @gmail.com। और कब कब सबमिट करना चाहते हैं आप लोग? आज हो गया वेडनेसडे, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है गर्ल्स। सर ज्यादा टाइम दे देना। सर 4 के बाद। हाँ तो 4 के बाद ही तो बोल रहा हूँ,
6 तारीख बोला मैंने, नेक्स्ट वेडनेसडे 6 है शायद। हाँ जी 6 तारीख। रजनी, ओके सर। रजनी, ठीक है। यस सर। सर सेक्शन बी का ही फर्स्ट ओके सर। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जरा आप। हाँ जी, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, सर थैंक यू सर। ओके। हाँ तो ये आपकी डेट मैं बता देता हूँ, आपकी 6 जनवरी 2021 को आप लोग सबमिट करेंगे, लास्ट डेट है ये आपकी। इसके बाद कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, ये आप लोग इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को जो ग्रुप में नहीं भी हैं या आज क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, ये आप लोग ग्रुप में भी डाल देंगे, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आपका डेट और आपके जो मेल आईडी है जिसपे आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली 6 तारीख तक मुझे दे देना। आज आपका 30 तारीख हुई है, तो आप सोच लीजिए आपके पास 6 दिन है। ठीक है, 6 दिन में आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आप आराम से दे दीजिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अगर कोई कल नहीं आया था तो उनको फिर बता दूंगा। आपने अपने जो रजिस्टर के रूल शीट्स जो मार्केट में मिलती हैं, अगर वही रखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो उन और पे अब आप, तक हम ना A4 शीट पे बनाते हैं असाइनमेंट, तो उसी पे बना लें। हाँ जी A4 शीट पे बना लीजिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कई बच्चे होते हैं वो डायरी के पेज पे या छोटे से नोटबुक पे बना के उसका फोटो खींच के भेज देते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। एक स्टैंडर्ड वो होना चाहिए। या आप अगर रूल शीट्स पे बना रहे हैं जो आप A4 शीट्स पे, तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे असाइनमेंट चाहिए। आप लोग अगर रूल शीट नहीं भी यूज करना चाहते, जो आपकी जो जो ये प्रिंट वाली जो प्लेन शीट्स आती हैं, बिल्कुल ब्लैंक शीट्स आती हैं जो प्रिंट निकलवाते हैं जिसपे, अगर उन पे ही बनाना चाहते हैं तो वो भी साफ साफ मुझे दे दें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन पे भी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने फ्रंट पेज पे लिखना है क्या, नाम, क्लास, रोल नंबर और अपना डेट डालनी है आपने जिस दिन भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और आपने असाइनमेंट डालनी है असाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और सबमिटेड बाय, ये आपने लिखना है। ठीक है, तो ये मुझे आप कंप्लीट 6 तारीख तक देंगे, उसके बाद आपकी कोई भी असाइनमेंट आपकी सबमिट नहीं होगी। ओके, तो ये ओके आप, सर। हाँ जी, ये आप लोग ग्रुप में भी सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो नहीं आए हैं, और सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो बेटर है। ठीक है, ओके। चलिए, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस तो डाल ही चुके हैं मोस्टली स्टूडेंट्स आई थिंक। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा मुझे। शिवांगी, इनकी अटेंडेंस लेके मुझे फॉरवर्ड कर देना। और बाकी अगर आपको किसी को भी कोई जो आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अभी आई है, जिससे हम डिस्कस कर रहे थे, बीसी स्कॉलरशिप जो आपके अकाउंट्स में आई है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग उन्हें मेल करना। ठीक है, या आप लोग, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे मैं इतना अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगा, आप लोग मेल करना मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर इतने सारे वो हैं, ग्रुप्स हैं मेरे पास। ठीक है, ओके। ये रोल नंबर 49 कौन है? मीता, रोल नंबर 49 मीता है अभी ऑनलाइन में? नहीं है, ओके। इसका, चलिए ठीक है गर्ल्स, तो आप लोग मुझे अटेंडेंस दे देना। ठीक है, शिवांगी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, खुशबू बोलो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, जो आपने कल क्वेश्चन दिया था इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें क्या क्या लिखना है? एक्सप्लेन द, जो सेक्शन बी के लिए जो आपने क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO। हाँ जी, तो उसके अंदर आपने लिखना है, सबसे पहले तो आपका जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है आपने बनाना है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपकी बुक्स में ओके दिया हुआ सर। है। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखना है हाँ कि जी भाई सर। वो ट्रेड इन एग्रीकल्चर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो एग्रीमेंट इन ट्रेड इन एग्रीकल्चर था वो, एग्रीमेंट इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, और उसके बाद आपने ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला आपने ट्रिप्स जिसे हम कहते हैं
वो आपने एक्सप्लेन करना है। ट्रिम्स जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, वो आपने एक्सप्लेन करना है। और आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट सर। बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ये आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ओके सर। सर कोई पेज लिमिट भी है? नहीं, कोई पेज लिमिट नहीं है। मैंने बताया अगर आप यही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, ऐसा ना करना कि भाई आपने बुक में से उतार के, अब वो बुक का एग्जैक्ट उतार के कि भाई फॉलोइंग डायग्राम आप और ये और वो उल्टा सीधा जो लिखा होता है बुक में, आपने वो नहीं लिखना है। आपने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपने वो ही लिखनी है कि भाई ये इंफॉर्मेशन अगले तक इतना जो रेलेवेंट है वो इंफॉर्मेशन हो, बाकी आपने ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन अगर आपकी एक रूल शीट में आती है तो एक रूल शीट में। और फिर मैं आपको बता दूं, आपने फोटोग्राफ खींचकर नहीं भेजना है, आपने फोटोग्राफ खींचकर उनका पीडीएफ बनाकर उन पीडीएफ को मेरे पास मेल करना है, ठीक है। आपने ओके पीडीएफ सर। मेल करना है मुझे। फोटोग्राफ्स का ही पता चला मेरे पास 5 6 या 10 फोटोग्राफ्स आ गई और मैं उनको फिर ऑर्गेनाइज करता घूम घूम रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना सर चाहिए। शिवांगी क्लास में है क्या? हाँ जी। सर हाँ जी। शिवांगी क्लास में है क्या? शिवांगी आई क्लास में? डोंट आई डोंट थिंक क्लास में शिवांगी है आज। नहीं है शिवांगी आज। सर सर शिवांगी नहीं नहीं है। ओके, शिवांगी नहीं है तो क्या काम था अंसारी जी। सर उस काम नहीं था, अटेंडेंस क्या बोल रहे थे, शिवांगी अटेंडेंस लिखेंगे इसलिए हमने पूछा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई और लिख लो। कौन लिख रहा है फिर आज अटेंडेंस। हेलो। काजल आप लिख लो। कोई और लिख लो। काजल कौन है, कहाँ है काजल। काजल, हेलो। अटेंडेंस कोई लिख ही नहीं रहा है आज। सर आई थिंक काजल भी लेफ्ट हो गई। अच्छा, काजल भी चली गई तो कोई बात नहीं। आप लोग इसके अटेंडेंस मेरे को क्या कहते हैं, कोई एक आपस में डिसाइड करके ग्रुप में से, यहाँ पे आप हो चैट बॉक्स आप देख सकते हो, उसमें से जिस जिस बच्चे ने, कौन लेगा कौन लिखेगा सर हम लिख अटेंडेंस। देंगे। ओके, अंजू अग्रवाल। अंजू ये चैट बॉक्स में से आप लिख के, ठीक है, और उसको ग्रुप में ठीक है शेयर सर। कर देना, ठीक है। इसमें ओके से सर। सभी जिन बच्चों ने अटेंडेंस डाली है उन सबकी अटेंडेंस लिख के मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है ठीक है। सर। हाँ जी, ओके। हाँ जी बोलिए, टीना रॉय। ओके, हाँ जी बोलिए। सर हमारे फोन में है ना एक प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कभी कभी आपकी क्लास है ना मिस हो जाती है। 2 आवर्स में ही है ना वो 90% नेट यूज बता देता है। तो ऐसा है, आपकी क्लास। नहीं एक सेकंड मेरी बात सुनो। अभी मैं थोड़ा सा एक बार एक चीज में चेक कर रहा हूँ। मैं एक चीज आपको चेक कर रहा हूँ। आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक, ये जो आज का लेक्चर जो है ना, ये लेक्चर मैंने पूरा आज रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अगर ये रिकॉर्डिंग इसकी ठीक हो गई है और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है, तो ये सर आपका आज एक, हाँ, कभी कभी मिस हो जाती हैं, जैसे कि नहीं नहीं, मैं अगर सुबह। आपको उसी का तरीका बता रहा हूँ, आपकी मिस नहीं होंगी वो लेक्चर, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं आपको एक लेक्चर, ये जो आज का वाला है, आज ही मैंने ट्राई किया है ये। तो आज का जो लेक्चर है उसको मैं रिकॉर्ड कर लिया है। उसको मैं रिकॉर्ड करके एक आपको YouTube का जो मेरा चैनल है उस पर मैं डालूंगा, उसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। तो आप लोग उस पर कभी भी फिर उस YouTube लिंक पे जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू हाँ सर। हाँ। ओके सर। हाँ जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए अगर वो लिंक, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज मैंने नया ये ट्राई किया है, देखते हैं फिर अगर ये रिकॉर्ड हो गया है तो, ठीक है। चलिए ठीक है अंजू, ये मुझे अटेंडेंस फॉरवर्ड कर देना आप लोग, ठीक है, ग्रुप ओके में। सर। ओके, आप लोग अभी चेक कर लेना अपने उसमें, मैं ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक डालूंगा थोड़ी देर में, तो उस पर आप देखना अगर वीडियो आ गई है, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू क्लास।